हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। आप सारे मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और पढ़ते रहिए, मकसद है पढ़ना और पढ़ाना। आज मैं आपको एक चैप्टर जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो भी आपका एसएससी बोर्ड का है, 9th स्टैंडर्ड का, और चैप्टर का नाम है रीडिंग वर्क्स आर्ट। बुक का नाम है कुमार भारती और इसके राइटर हैं आबा भागवत। रीडिंग वर्क्स आर्ट बहुत अच्छा चैप्टर है। ये इसमें आर्ट के बारे में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सैयद हैदर रज़ा, popularly known as Raza, was a renowned Indian artist। ये नाम है हैदर रज़ा और उनको रज़ा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छे कलाकार थे, भारतीय कलाकार बहुत ही अच्छे थे। सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशंस, captivating compositions, these are some of the characteristic features of his painting, and so are the colors blue and orange। बहुत ही ये सिंपल तरह के कलाकार थे। ज्योमेट्रिक शेप्स बहुत अच्छे बनाते थे, स्ट्राइकिंग कलर्स कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा देते थे, और कैप्टिवेटिंग कॉम्पोजिशन भी इनका बहुत अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव सारी चीज़ें होती थी। और इनका जो कलर होता था वो ज़्यादातर उसमें ब्लू कलर और ऑरेंज कलर, ये इनका यूज़ बहुत करते थे। यू विल फाइंड देम इन ऑलमोस्ट ऑल हिज पेंटिंग्स। इनके जितने भी आपको पेंटिंग्स मिलेंगे सब में ऑलमोस्ट यही कलर आपको मिलेगा। नन ऑफ हिज पेंटिंग्स डिपिक्ट lifelike human figures or copies of scenes from his environment। जो उनकी पिक्चर्स होती थी वो बहुत ही अच्छी होती थी और उसमें एक ज़िंदगी पूरी नज़र आती थी, जिसमें हमें पता लगता था कि ज़िंदगी को किस तरह से पिक्चराइज किया जा सकता है। तो वो सीन इस तरह के बनाते थे कि वो ऐसा लगता था जैसे लाइव पिक्चर है। His painting belongs to the abstract style of paintings. Such paintings are not inspired by any external factors। जो उनकी जो पिक्चर्स वगैरह होती थी वो बहुत ही अच्छी होती थी, उसकी डिज़ाइन बहुत अच्छा होता था, और उनकी पेंटिंग किसी भी बाहरी यानी दूसरी जो पेंटिंग होती है उसको मिसमैच कभी नहीं करती थी। यानी कि उनकी जो पेंटिंग्स होती थी बहुत ही यूनिक होती थी। दे ओरिजिनेट व्हेन द आर्टिस्ट ट्राइज टू पीप इनटू हिज ऑन इनर माइंड। जो उनकी जो अपनी पेंटिंग होती थी तो उसमें ऐसा लगता था कि आर्टिस्ट खुद अपने अंदर झांक कर देख रहा है कि जो कुछ उसने किया है या कर रहा है वो किस हद तक सही है या गलत है। यानी आर्टिस्ट खुद झांकता है अपने अंदर और देखता है। दे आर मेड बाय अरेंजिंग सर्कल्स, ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, लाइन्स, डॉट्स इन डिफरेंट कंपोजिशंस यूजिंग इफेक्टिव टेक्निक्स ऑफ अप्लाइंग पेंट, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशंस, अचीविंग बैलेंस इन सम प्लेसेस एंड क्रिएटिंग इम्बैलेंस इन अदर प्लेसेस। उनका जो पेंट होता था, जो वो अपने कलर वगैरह करते थे या जो पेंटिंग करते थे, उसमें ज़्यादातर वो सर्कल का यूज़ करते थे, ट्रायंगल्स का यूज़ करते थे, स्क्वायर्स बनाते थे, रेक्टेंगल्स होते थे, लाइंस होती थी, या डॉट डॉट के ज़रिए से भी वो अपनी पेंटिंग बनाते थे। और उसके अंदर बहुत ही अच्छी टेक्निक लगाते थे जिसमें बैलेंस रहता था, यानी इम्बैलेंस कभी भी नहीं होता था।
Rada found his painting through his study of Indian art and its heritage, cultural context and philosophy. रजा साहब ने जो अपनी पेंटिंग बनाई थी वो इनको एक तरह से इंडिया के कल्चर से विरासत में मिली थी और उन्होंने इसके ऊपर बहुत ही अच्छा काम भी किया है. His pictures seem to radiate peace and life at the same time. उनकी पिक्चर्स के अंदर आपको बहुत ही खामोशी और एक अच्छी ज़िंदगी देखने को मिलेगी. यानी उनकी पिक्चर से फीलिंग आती थी कि बहुत ही साइलेंट पिक्चर्स बनाते हैं और उसके अंदर फीलिंग बहुत अच्छी होती है. वी रियलाइज दैट द पेंटिंग इज अ विजिबल फ्रॉम ऑफ वेरी डीप थॉट. Very few abstract paintings communicate with the viewers as much as Raza's do. हमें उनकी पेंटिंग से बहुत ही डेप्थ में जाने का मौका मिलता था, बहुत ही अच्छे विचार क्रिएट करने का मौका मिलता था और ऐसा लगता था कि रजा साहब पेंटिंग के ज़रिए से लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं. वो पेंटिंग ना होके एक जीती जागती तस्वीर होती थी और पता लगता था कि हम बातचीत कर रहे हैं. आगे कहते हैं रजा वाज बॉर्न इन स्मॉल विलेज इन मध्य प्रदेश. रजा साहब मध्य प्रदेश के एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुए थे. ही बिगेन टू पेंट फ्रॉम द एज ऑफ 12 और 12 साल की उम्र से उन्होंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया था. ही स्टडीड आर्ट एट द चित्रकला महाविद्यालय एट नागपुर एंड देन एट द जे स्कूल ऑफ आर्ट इन मुंबई. उन्होंने चित्रकला महाविद्यालय में अपनी स्टडी की जो कि नागपुर में है और उसके बाद जे स्कूल ऑफ आर्ट जो मुंबई में है वहाँ पर उन्होंने उसकी स्टडी की. लेटर बाद में ही वेंट टू फ्रांस टू स्टडी आर्ट. उसके बाद वो फ्रांस चले गए स्टडी करने के लिए. आफ्टर ए फ्यू इयर्स और कुछ सालों के बाद ही डिसाइडेड टू सेटल इन फ्रांस. उन्होंने तय किया कि अब मैं फ्रांस में ही रहूँगा. हिज वाइफ वॉज फ्रेंच. उनकी जो बीवी थी, उनकी जो वाइफ थी वो फ्रेंच की थी. He won many national and international awards. उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इनाम भी जीते यानी प्राइज भी लिए थे. He was honored with all the 3 पद्म अवार्ड्स, पद्म श्री और पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, जो 3 हमारे देश के सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड हैं. उन्होंने तीनों अवार्ड लिए जिसमें पद्म अवार्ड्स, पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, ये तीनों अवार्ड हैं उन्होंने लिए थे. आगे कहते हैं विद ऑल द अवार्ड्स एंड ऑनर्स हिज पेंटिंग वेयर एक्सप्लोरिंग अ स्पिरिचुअल metaphysical path. Gradually the bindu or point came to be the core of his paintings. आगे कहते हैं कि उन्होंने जो भी अवार्ड जो उनको ऑनर किया गया अवार्ड के ज़रिए से, उसमें पेंटिंग में जो स्पिरिचुअल चीज़ थी वो दिखाई गई थी. ग्रेजुअली बिंदु के ज़रिए से उन्होंने अपने पेंटिंग को शो किया था. तो इन्हीं सारी चीज़ों से उनको अवार्ड से नवाजा गया. बहुत अच्छी तरह से वो पेंटिंग डॉट के ज़रिए से या और जो दूसरी चीज़ें हैं उनके ज़रिए से जो पेंटिंग शो करते थे वो ऐसा लगता था ये पेंटिंग ना होके जीती जागती पेंटिंग है. He described his work in these words: my work is my own inner experience and involved with my mysteries of nature
and from which is expressed in color, line, space and light. उन्होंने कह रहे हैं he describes his work in these words. ये कुछ वर्ड उन्होंने दिए थे, उन्होंने अपने काम को इन्हीं वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब किया. जैसे माई वर्क इज़ माई ऑन इनर एक्सपीरियंस, जो मेरा काम है वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एंड इन्वॉल्वमेंट विद द मिस्टीरियस ऑफ नेचर, और जो प्राकृतिक जो नेचुरल चीज़ें जो हमारे पास में है, जो उसमें जो मेरा इन्वॉल्वमेंट है वो कलर है, लाइन है, स्पेस एंड लाइट. ये सारी चीज़ें मेरे अंदर यानी मेरे पेंटिंग में पाई जाती हैं, और इसी इन्वॉल्वमेंट की वजह से मैं पेंटिंग कर पाता हूँ. आगे कहते हैं समटाइम्स, कभी कभी एन आर्टिस्ट थॉट्स अपीयर टू बी टू कॉम्प्लेक्स और इवन कॉम्प्लिकेटेड व्हेन दे आर एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड्स. कभी कभी क्या होता है, जो एक आर्टिस्ट जो अपनी सोच को सामने रखता है या अपनी सोच के बारे में बताता है, तो उसमें काफ़ी परेशानी आती है कि वो क्या बताना चाह रहा है, लोग क्या समझ पाते हैं, तो उसको काफ़ी परेशानी कभी कभी आ जाती है. फॉर हिम द इफेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज द वर्क हिज पेंटिंग. इसलिए उन्होंने क्या किया था कि पेंटिंग के अलावा उन्होंने कम्युनिकेशन का भी एक मीडियम रखा था कि इनके समबडी हैज़ एनी प्रॉब्लम तो वो मुझसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं. उनकी पेंटिंग जो होती है वो एक मीडिएटर का काम करती है. रज़ा हैड ग्रेट एक्टिविटी. रज़ा साहब के अंदर बहुत अच्छी उनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी थी. हिज पेंटिंग्स आर वेरी एक्सप्रेसिव, और उनकी जो पेंटिंग होती थी बहुत ही एक्सप्रेसिव होती थी, बहुत लुभाने वाली होती थी. दिस ग्रेट आर्टिस्ट पास्ड अवे ऑन 23rd July 2016 at the age of 94. 2016 23 जुलाई 2016 को जब ये 94 ईयर्स के थे तब ये हमें छोड़कर चले गए, यानी इनका डेथ हो गया. लिविंग बिहाइंड अ लीजेसी ऑफ सेंसिटिव पेंटिंग्स. बहुत अच्छी पेंटिंग छोड़ गए, अचीव थ्रू एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपोजिशन ऑफ लाइन्स एंड कलर्स. जो उन्होंने लाइन्स के ज़रिए से जो पेंटिंग बनाई थी, कलर के ज़रिए से जो पेंटिंग बनाई थी, वो बहुत अच्छी पेंटिंग छोड़ गए. दैट डिपिक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपोजिशन. ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही अच्छी सबक देने वाली हैं और बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो वो हमारे बीच में छोड़ गए हैं. आगे कहते हैं गॉन आर्ट इज ए ट्राइबल आर्ट. एक गॉन कला है, एक आर्ट है जो आदिवासी लोग जो हैं वो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इस आर्ट को वो यूज़ करते हैं. तो कहते हैं गॉन कला जो है, आर्ट जो है, वो एक आदिवासी कला है. इट हैज़ बीन डेवलप्ड एंड preserved by the Gond tribal people residing largely in the Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Odisha state of India. हमारे भारत देश के जो प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, जिसको उड़ीसा भी कहते हैं, वहाँ पर जो ये ट्राइबल जो कास्ट पाई जाती हैं, आदिवासी लोग जो पाए जाते हैं, तो वो लोग इस कला का बहुत ही प्रयोग करते हैं, जिस कला का नाम है गॉन्ड. आगे कहते हैं फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल टेल्स एंड मैथोलॉजी वी लर्न दैट दे हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इवन बिफोर द अदर इनहेबिटेंट्स केम हियर. कहते हैं कि उनकी जो भाषाएं हैं, उनकी जो कथाएं हैं, उससे हमें ये पता लगता है कि हज़ारों साल पहले से ये लोग हमारे इन प्रदेशों में रह रहे हैं और इस कला का भी प्रयोग कर रहे हैं. द गोंडी लैंग्वेज इज सिमिलर टू तेलुगु.
द्रविडियन लैंग्वेज कहते हैं, ये जो गोंडी लैंग्वेज जो है ये जस्ट लाइक तेलुगु लैंग्वेज की तरह है, और ये इसमें द्रविड़ भाषा जो होती है ना, ये बता रहे हैं द्रविडियन लैंग्वेज, तो ये द्रविड़ भाषा की तरह होती है। गोंड आर्ट हैज स्प्रेड मेनली इन सेंट्रल इंडिया, पूरे भारत में ये भाषा फैल गई है। ओरिजिनली पीपल यूज टू ड्रा पिक्चर्स ऑन द अर्थन वॉल्स ऑफ देयर हाउसेज। ख़ास तौर पे क्या होता है कि ये लोग जो हैं दीवारों पर मट्टी के चित्र बनाते हैं, मट्टी के चित्र बनाते हैं, दीवारों पर जो अच्छी अच्छी पेंटिंग होती है उसको बनाते हैं, तो ये गोंड लैंग्वेज के ज़रिए से ही बनाई जाती है। आगे कहते हैं मोस्ट फोक आर्ट्स इन्वॉल्व नेचुरल टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग कलर्स एंड यूज ऑफ सेवरल मीडियम्स। मोस्ट फोक्स, बहुत सारे जो लोग हैं वो कई टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, उनके अंदर वो कलर भरते हैं और उसको अच्छी तरह से तैयार करते हैं जिससे लोग उससे खुश हों। दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द स्मूथली फ्लोइंग प्रोसेस। गोंड आर्ट इज नो एक्सेप्शन टू दिस। एक पीढ़ी आती है चली जाती है। यहाँ पर राइटर कहता है कि वो अपने जो लैंग्वेज जो गोंड भाषा है वो पहले वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, फिर वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो सिखाते रहते हैं, लेकिन गोंड भाषा कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि दे आर ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन आ स्मूथली फ्लोइंग प्रोसेस। हल्के हल्के पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी भाषा को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करते रहते हैं। और ये जो गोंड कला है, गोंड आर्ट जो है, ये हमारे लिए कोई नई नहीं है, बहुत अच्छी भाषा है, आर्ट है ये। अ हाउस डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्रिएटेड ए प्लीजेंट एटमॉस्फेयर। जो हम घर बनाते हैं उसको हम डेकोरेट करते हैं और उसको बहुत ही अच्छा बनाते हैं जिससे हमें थोड़ा खुशी मिले। आल्सो आर्ट इज अ मीडियम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग व्हाट इज सीन। और कहते हैं कि ये जो भाषा है ये एक कला का भी माध्यम है, रिकॉर्डिंग का भी माध्यम है, जो हमें अक्सर देखने को मिलता भी है। इन फोक आर्ट्स यू योरसेल्फ प्रिपेयर द कैनवस, the surface on which to draw and the colors with which you draw। राइटर कहता है कि जो फोक आर्ट्स होती है उससे आप खुद कैनवस तैयार करते हैं, जिस सतह जिस तरह से भी सरफेस पे अगर आप उसको ड्रॉ करना चाहें, खींचना चाहें, और जैसे आप चाहें उसमें कलर भरें, आप जो भी चाहें उसके अंदर कर सकते हैं। दैट इज़ वाई क्रिएटिंग फोक आर्ट इज़ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। और यही वजह है कि इससे हमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है, और ये जो कला है ये बहुत ही अच्छी कला है। दिस रिचनेस इज़ रिफ्लेक्टेड इन द चॉइस ऑफ द मीडियम। ये जो richness is reflected in the choice of their medium. In the days of past, several things in nature such as soils of different shades, the justice of plants, leaves, trees bark, flowers, fruits, and even things like coal and cow dung were used to prepare colors of। ये जो भाषा है और ये जो आर्ट है इसमें हम लोग करते क्या हैं कि कई चीज़ों का इसमें प्रयोग करते हैं। जैसे पास टाइम में लोग क्या करते थे कि जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे मिट्टी या प्लांट्स या लीफ या बार्क या ये फ्रूट्स फ्लावर्स वगैरह, इन सब का वो
अपने उसमें जो ड्राइंग वगैरह करते थे उसमें सब इसका यूज़ करते थे, और ख़ास तौर से उसमें गाय का गोबर जैसी चीज़ें जो होती हैं उनका इस्तेमाल बहुत ही करते थे। जैसे कोई अगर पिक्चर वगैरह बना रहे हैं तो नेचुरल चीज़ों के साथ साथ गाय का गोबर का भी वो बहुत इस्तेमाल करते थे पहले के लोग जो इस तरह की आर्ट जो बनाते हैं। आगे कहते हैं द डिफरेंट कलर्स, वेरियस टेक्सचर्स एंड पैटर्न्स वे यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर, लीडिंग अ सिंप्लिसिटी टू द आर्ट। साल दर साल लोग साल पे साल बीतते चले गए, लोग इसका प्रयोग करते चले गए और वो उसमें एक चेंजिंग लाते चले गए हल्के हल्के, और उसकी बनावट उन्होंने अपने हिसाब से करना शुरू कर दी। यानी कि वो चाहते थे कि जैसे इस साल हमारी पेंटिंग जैसी है वो नेक्स्ट ईयर उससे और अच्छी हो। When we see these pictures, we realize that the picture drawn this way or the other can look equally beautiful. जब हम पिक्चर्स को देखते हैं, पहले की पिक्चर्स, आज की पिक्चर्स, तो हमें ये पता चलता है कि ये उतना ही सुंदर है जितना पहला था, बल्कि हम कह सकते हैं कि ये पिक्चर जो है पहले की पिक्चर से कुछ अच्छी है, यानी कि इम्प्रूवमेंट है। What a deep thought this art conveys, and so easily in the Gond style of art, we see that the outlines may vary a little from artist to artist, but the designs that fill it make the whole picture look lively and attractive. बहुत ही गहराई से ये जो कला है इसको हम बहुत ही गहराई से सोचने लगे, और ये आसान नहीं है कि गौंड शैली को जो हम देखते हैं या जो हम उसको अपनाते हैं, ये आसान नहीं है। ये हर भाषा से अलग है लेकिन बहुत अच्छी है, और इसकी मदद से हम बहुत ही अट्रैक्टिव पिक्चर्स बना सकते हैं और बनाते भी हैं। The designs include simple textures achieving using dots, straight lines, dotted lines, curvy shapes and circles. जब हम बनाते हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, डॉट का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करते हैं, डॉट 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 करके जो लाइन बनती है उनका इस्तेमाल हम करते हैं, और कर्वी शेप्स और सर्कल का भी इस्तेमाल करते हैं। Special attention to give to the choice of various colors so that the total effect is amazing and beautiful. जो हम स्पेशल अटेंशन देते हैं वो कलर्स के ऊपर देते हैं, इफेक्ट्स के ऊपर देते हैं, जिससे कि हमारी पिक्चर अमेजिंग और ब्यूटीफुल दिखाई दे। इन टुडेज एज, और आज के दिनों में, ऑफ कॉमर्शलाइजेशन मेनी मैन हैव टेकन अप गॉन्ड आर्ट, और आजकल तो लोगों ने गॉन्ड आर्ट को एक प्रोफेशन बना लिया है और इससे अर्निंग भी कर रहे हैं। तो ये आर्ट जो है एक आपके अर्निंग का भी रिसोर्स बन चुकी है। बट द रूट्स ऑफ folk art probably lie in women's daily chores like cleaning and decorating the house, dealing with nature colors in the course of cooking and in their leisure time activities. लेकिन जो कला है इसमें भी जो लेडीज़ हैं आजकल की, उन्होंने इसमें भी बहुत कुछ अमेंडमेंट किया है, बहुत फ़ायदा उठाती हैं। जैसे घर की सफाई में इसका बहुत उनका इस कला का फ़ायदा होता है, सजावट करने में, खाना पकाने के दौरान जो वो जो डंग वगैरह, जो गोबर वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, उसमें काफ़ी इनको फ़ायदा मिलता है। और भी जो कुछ वो आकृतियाँ वगैरह जो पिक्चर्स वगैरह बनाती हैं उसमें भी इस कला का बहुत फ़ायदा उनको मिलता है। तो ये गौंड जो कला है, ये गौंड आर्ट जो है, ये बहुत अच्छी आर्ट है, और पहले के लोग और ख़ासतौर से आदिवासी लोग
आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसको आज की डेट में उन्होंने रिसोर्स भी बना रखा है कि हम इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, रीडिंग वर्क्स आर्ट, यानी पढ़ते रहिए और आर्ट्स के ज़रिए से बहुत कुछ सीखते भी रहिए। तो अगर आपको ये चैप्टर मेरा समझ में आया है, पसंद आया है, और आप अगर नए मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ में एक कमेंट ज़रूर दीजिए, और भाई इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और डेली मैं आपको वीडियो देता हूँ, डेली आप मेरा वीडियो पाएंगे, और आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए, और अपने आसपास सफाई सुथराई बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।